अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ फातिमा कासमी और मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज पर आपको अपडेट करें। पंजाब असेंबली में सेनेट की नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग का अमल जारी है। अपोजिशन का इलेक्शन के बायकाट का ऐलान। हुकूमती उम्मीदवार राना सनाउल्लाह को वाज़ेह बरतरी हासिल। राना सनाउल्लाह को 263 वोटों की हिमायत हासिल। जीतने के लिए उम्मीदवार को 181.5 वोट दरकार होंगे। सेनेट की नशिस्त PTI के रहनुमा एजाज चौधरी की नाअहली के बाद खाली हुई थी। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद आबी से। जी जाहिद, बताइएगा। सेनेट में पंजाब की एक नशस्त खाली हुई थी, जिस पर आज पंजाब असम्बली में इस वक्त इलेक्शन का अमल जारी है। ये सेनेट सीट PTI के चौधरी एजाज चौधरी जो हैं उनकी नाअहली पर उन्हें 9 मई के केसेस में सजा याफ्ता होने पर खाली हुई थी ये नशस्त, जिसके बाद पंजाब असम्बली में अब सेनेट के एक सीट के लिए नया इलेक्शन हो रहा है। इस इलेक्शन के लिए हुकूमती इत्तेहाद की जानब से राना सनाउल्लाह जो कि सीनियर सियासी रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, उनको नामजद किया गया है और वो इस नशस्त पर हिस्सा ले रहे हैं, जबकि दीगर अपोजिशन की जानब से यानी PTI की जानब से इस इंतखाब के लिए एजाज चौधरी की अहलिया सलमा एजाज को नामजद किया गया था और उनके कागजात नामजदगी भी जमा करवाया गया था और तमाम अमल में हिस्सा लिया गया। लेकिन इलेक्शन से 2 रोज़ कबल उनकी जानब से ऐलान किया गया कि वो इस इलेक्शन का बाइकाट करेंगे और ये इलेक्शन के कागजात जो हैं, चूँकि वक्त गुजर चुका था, इसलिए वो इलेक्शन नामजदगी के कागजात वापस नहीं लिए गए, जिसकी वजह से आज इलेक्शन बदस्तूर जारी है। सुबह 9 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ जो कि शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। इसमें हुकूमती अरकान की जानब से अब तक वोट कास्ट किए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है एक्सपायर के वक्त वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ भी अपना वोट कास्ट करेंगी। इस जो सूरत हाल है उसमें मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जो जमातें हैं उनके मुतफ़िका उम्मीदवार राना सनाउल्लाह को वाज़ेह बरतरी हासिल है। PTI के तकरीबन 100 मेंबरान हैं जो कि अभी तक इनमें से कोई भी इस बाइकाट की कॉल पर अमल करते हुए यहाँ पर पंजाब असम्बली में नहीं पहुँचा और पंजाब असम्बली में PTI की जानब से क़यादत की जानब से ये ऐलान किया गया था कि चूँकि पार्टी डिसिप्लिन के तहत फैसला किया गया है, इसलिए कोई मेंबर भी ये वोट कास्ट करने नहीं आएगा। तो मुस्लिम लीग नून और इनके इत्तेहादी जो हैं वो तकरीबन 263 उनकी तादाद है जो कि अपना वोट कास्ट करेंगे और शाम गए 4 बजे तक यह अमल जारी रहेगा। इसके लिए अभी थोड़ी देर पहले हुकूमती जो उम्मीदवार राना सनाउल्लाह हैं वो पंजाब असम्बली पहुँचे हैं और उनका यही कहना था कि अपोजिशन की जानब से जो इस इलेक्शन का बाइकाट किया गया उसका कोई जवाज़ नहीं है। तमाम अमल में हिस्सा लेने के बाद अचानक उन्होंने बाइकाट का ऐलान किया है जो कि इलेक्शन से राह फरार है, क्योंकि वो यकीनी तौर पर हार रहे थे। उनकी जानब से कहा गया कि आज वो इलेक्शन जीतेंगे। उनकी जानब से ये भी कहा गया कि अपोजिशन से मुज़ाकरात के दरवाज़े हर वक्त उनके लिए खुले हैं और तमाम मामलात को वह मुज़ाकरात के ज़रिए तय करने पर ज़ोर देते हैं। ताहम इस वक्त पंजाब असम्बली में जो अमल जारी है उसके लिए सिक्योरिटी के भी इंतज़ाम किए गए हैं, लेकिन मामूल के मुताबिक जो गहमा गहमी या सरगर्मी आम तौर पर सेनेट इलेक्शन में होती है और नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अपोजिशन की जानब से इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया जा रहा, जिसकी वजह से सिर्फ हुकूमती अरकान इक्का दुक्का यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, लेकिन ये तमाम अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। जी, साहिद आबिद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि अपोजिशन का रवैया गैर जमहूरी और गैर सियासी है। अपोजिशन के पास राह फरार के अलावा कोई रास्ता नहीं था। PTI का सियासी करियर ख़त्म हो चुका है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू बोले, PTI का अपने मेंबरान पर अदम एतमाद है। अपोजिशन के 12 लोगों ने मुझसे रब्ता किया। रब्ता करने वालों से कहा कि अपनी पार्टी को वोट दें। बानी PTI का रवैया सियासी नहीं, पाकिस्तान एक पुरअमन एटमी ताकत है और उनका वही गैर सियासी और गैर जमहूरी रवैया जो है वो बदस्तूर जारी है। जब वो हुकूमत में थे उस वक्त वो अपोजिशन से बात करने को तैयार नहीं थे। अपोजिशन जाके वहाँ पे 1.5-2 घंटे उनका जो है वो इंतज़ार करती रही। जो एक कल्ट है, जो चंद लोग उसी सोच के मालिक हैं, वो सियासत करना ही नहीं चाहते। वो इस मुल्क में सियासी रवैया या सियासत नहीं करना चाहते। वो इस मुल्क में जो है वो फितना चाहते हैं, इंतशार चाहते हैं, अनारकी चाहते हैं और उनका जो रवैया है वो सियासी नहीं है। उन्होंने ख़ुद मेरे साथ रब्ता किया, जबकि मैंने शुक्रिया के साथ उनको मना किया इस बात से। मैंने कहा कि नहीं, आप अपना वोट जो है वो अपनी जमात को। तो ये असल वजह थी कि जिसकी वजह से उन्होंने इस अमल का जो है वो एक जमहूरी अमल का जो है वो उन्होंने बाइकआउट किया है। बाकी वो इस प्रोसेस में पूरी तरह से जो है वो शामिल है।
आगे बढ़ें, आपको अपडेट करें कि स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने वोट कास्ट कर लिया। सेनेट सिमनी इलेक्शन में अब तक 103 वोट कास्ट हो चुके हैं। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने वोट कास्ट कर लिया। सेनेट सिमनी इलेक्शन में अब तक 103 वोट कास्ट हो चुके हैं। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं, सेनेट इलेक्शन है, स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने वोट कास्ट कर लिया है। सेनेट का सिमनी इलेक्शन जिसमें अब तक 103 वोट कास्ट हो चुके हैं। अहम खबर है, आपको आगाह करें कि स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने वोट कास्ट कर लिया। सेनेट ज़िमनी इलेक्शन में अब तक 103 वोट कास्ट हो चुके हैं। अहम खबर से आपको एक बार फिर आगाह करते चलें कि स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने वोट कास्ट कर लिया। सेनेट ज़िमनी इलेक्शन में अब तक 103 वोट कास्ट हो गए। आपको बताएं कि सेनेट ज़िमनी इलेक्शन में अब तक 103 वोट कास्ट हो चुके हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने वोट कास्ट कर लिया। सेनेट ज़िमनी इलेक्शन में अब तक 103 वोट कास्ट हो चुके हैं। आपको अपडेट करें कि स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने वोट कास्ट कर लिया है। सेनेट का ज़िमनी इलेक्शन है जिसमें अब तक 103 वोट कास्ट हो चुके हैं। सुबह 9 बजे से पोलिंग का अमल जारी है। अब तक 109 वोट कास्ट हो चुके हैं। हुकूमती उम्मीदवार राना सनाउल्लाह को वाज़े बरतरी हासिल है। अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। मॉनसून बारिशों का 10वां स्पेल पंजाब के बेशतर हिस्सों में अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ने लगा। आइंदा दिनों में जनूबी पंजाब और सिंध में ज़्यादा बारिशें बरसने का इम्कान है। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल में जल्द बेहतरी आने की नवीद भी सुनाई गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सुहेल कैसर से, जो कि इस वक्त डायरेक्टर महकमा मौसमियात अब्दुल अजीज़ के साथ मौजूद हैं। जी सुहेल, अपडेट कीजिएगा। देखें, इस वक्त जो मानसून का 10वां स्पेल चल रहा है अभी तक सस्टेन कर रहा है लाहौर समेत पंजाब के मुतअद्दिद शहरों में, या यूँ कह लें कि बेशतर अजला में। इसका क़याम कब तक रहेगा और इसके जाने के बाद फिर आने वाले दिनों में बारिशों की क्या सूरत हाल रह सकती हैं, ये जानने के लिए हम मौजूद हैं डायरेक्टर महकमा मौसमियात अब्दुल अजीज़ साहब के साथ। अगर हम लेटेस्ट बात करें आज के दिन की 9 सितंबर की, तो उसमें सूरत हाल ये है कि जो मानसून सिस्टम है वो पंजाब, KPK, कश्मीर के इलाकों से और गिलगित बल्तिस्तान इन इलाकों से सबसाइड कर चुका है। अब जो मानसून का जो असर है या मानसून की जो एक्टिविटी है वो शदीद किस्म की, वो स्पेशली सदर्न सिंध में एक्सपेक्टेड है, और जो नार्दर्न सिंध है उसमें मॉडरेट इंटेंसिटी, और नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान और जो सैली बलूचिस्तान है उसमें भी मानसून एक्टिविटी शदीद किस्म की होगी। अच्छा सर, एक सवाल मैं और करना चाहता हूँ कि अभी तक दरियाओं में पानी की सतह में खुसूसन दरिया सतलुज में कम क्यों नहीं हो पा रही, क्या वजह है इसकी? उसकी एक वजह तो ये है कि जो अपर कैचमेंट में सतलुज के जो अपर कैचमेंट है उसमें जो रेनफॉल हुई है या जो इंडिया की तरफ से पानी है वो दरिया के बेड से निकल गए बाहर। अब वही पानी जो है वो दरिया के बेड में शामिल हो रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से जो गंडा सिंह वाले मकाम है उस पर हाई फ्लड फ्लो कर रहा है। बहुत शुक्रिया सर। ये मुख्तसर सूरत हाल जी कि अब मानसून का सिलसिला तो समझिए कि अब काफ़ी हद तक इसका ज़ोर टूट चुका, और दरिया में पानी क्यों नहीं कम हो रहा, दरियाओं में इसकी भी वजह आ गई कि जो पानी दरिया के बेड से बाहर निकला था अब अगले रास्तों से होता हुआ वो दरिया में वापस आ रहा है, और कुछ थोड़ा बहुत पानी भारत की तरफ से भी छोड़ा जा रहा है। तो इस वजह से थोड़ा सा सुस्त है, दरियाओं के बहाव में कमी आने में थोड़ा अमल सुस्त है वो। तो उम्मीद है कि जल्द ही सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो जाएगी। जी सुहेल कैसर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में मानसून बारिशें रिकॉर्ड की गईं। तर्जुमान PDMA के मुताबिक फैसलाबाद 175, मुल्तान 133, लाहौर 113, शेखुपुरा 56, हाफिजाबाद में 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। खानेवाल 24, झंग और नारोवाल में 17 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में मज़ीद बारिशों की पेश गोई की गई है। आपको इस हवाले से अपडेट करते चलें कि 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में मानसून बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। तर्जुमान PDMA के मुताबिक फैसलाबाद 175, मुल्तान 133, लाहौर 113, शेखुपुरा 56, हाफिजाबाद में 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अब आपको बताएं कि सैलाब के बायस सब्जी और फलों की मंडियों तक सप्लाई मुतासिर। अदरक 600, लहसुन 420, टमाटर 220,
लीमू और सब्ज मिर्च 200, प्याज 120 रुपये किलो बिकने लगा। सेब 420, अंगूर और आड़ू 400, नाशपाती 360, गरमा 250 रुपये किलो में दस्तयाब। मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत 595 रुपये फी किलो बरकरार है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल सैलाबों की वजह से मार्केट में अशिया खुरनोश की कीमतें जो हैं बुरी तरह मुतासर हैं और ख़ुसूसी तौर पर पेरिशेबल आइटम जिसमें ब्रायलर, फल और सब्जियां शामिल हैं। यानी कि ये वो अशिया हैं जो रोज़ाना ही मंडियों में लाई जाती हैं खेतों से या फार्म से, और इनकी सप्लाई मुतासर होने की वजह से कीमतें भी जो है मुतासर जो है वो देखने को मिल रही हैं। चार सब्जियों की कीमतों में मजमूई तौर पर इजाफा किया गया है। जो सरकारी रिलीज़ का इजरा किया गया उसमें प्याज 5 रुपये महंगा करके 80 रुपये, मार्केट में यही दर्जा अव्वल का प्याज 120 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर जो है 140 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया, मार्केट में दर्जा अव्वल का टमाटर जो है 220 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक 10 रुपये महंगा करके 460 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया, और इसी तरह सब्ज़ में 10 रुपये इजाफे के बाद 140 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। टिंडे देसी 210 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किए गए। ये तमाम कीमतें जो हैं सरकारी रिलीज़ों तक महदूद है, क्योंकि मार्केट में बाज़ारों में सब्ज़ियों के मेयार और दर्जाबंदी के हवाले से देखा जाए तो कीमतें वसूल की जा रही हैं जो कि ज़ायद हैं। ब्रायलर के हवाले से बात की जाए तो आज भी ब्रायलर की कीमत 595 रुपये फ़ी किलो की सतह पर बरकरार रखी गई है, लेकिन सप्लाई मुतासर होने से वही सूरत हाल जो है वो देखने को मिल रही है कि 595 के बरक 640 से 680 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है ब्रायलर। कहीं पे साफ़ी ब्रायलर के नाम पे दिया जा रहा है और कहीं पे जो है वो ये कहा जा रहा है कि क्योंकि सप्लाई महंगी हुई है ज़िंदा ब्रायलर की, इसलिए सरकारी रिलीज़ के मुताबिक बेचना मुमकिन नहीं। अंडों की कीमतों में 1 रुपये का इजाफा किया गया और 305 रुपये फ़ी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई, और अंडों की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर 1 रुपये का इजाफा किया जा रहा है। और फलों की सूरत हाल ये है कि फल जो हैं जिसमें सेब, केला या मौसमी फल हैं, वो तमाम फल जो है वो महंगे फ़रोख्त किए जा रहे हैं। सेब जो है वो 400 से 420 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 260 रुपये फ़ी दर्जन तक फ़रोख्त किया जा रहा है। मौसमी जो है वो 350 रुपये दर्जन तक फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह दीगर फल जो हैं वो भी महंगे दामों फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद पूरी तरह मुतासिर हो रही है। जी, अब्दुल कादिर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। भारतीय हाई कमीशन का पाकिस्तानी हुकाम से राबता। दरियाए सतलुज में मजीद पानी की आमद के बारे में मालूमात फराहम की। दरियाए सतलुज में हरीके और फेरोजपुर डाउन स्ट्रीम्स में बदस्तूर ऊंचे दर्जे का सैलाब। भारतीय हाई कमीशन ने इत्तिलात दी कि भारतीय हुदूद में मौजूद ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सुहेल कैसर से। जी सुहेल, बताइएगा। बिल्कुल जी, एक मसला कि भारतीय हाई कमीशन की तरफ से पाकिस्तानी हुकाम से राब्ता किया गया है और उनको कुछ मालूमात फराहम की गई हैं जो इस वक्त भारतीय हदूद में दरियाए सतलुज में पानी के हवाले से हैं। और ये बताया गया है कि भारतीय हदूद में फिरोजपुर डाउन स्ट्रीम और हरी के पतन की डाउन स्ट्रीम, इन दोनों मुकामात पर अभी तक इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और पानी का ये जो रेला है वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है, पाकिस्तानी हदूद की तरफ बढ़ रहा है। और ऑब्वियसली ये गंडा सिंहवाला के मुकाम से पाकिस्तान में दाखिल होगा, जहां पहले ही इस वक्त पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया जा रहा है। और ये आपको बताते चलूं कि जब हालिया सैलाब के दौरान यहाँ सबसे ज्यादा जो पीक रिकॉर्ड की गई वो 3,87,000 क्यूसेक तक पानी का बहाव यहाँ पर जा पहुंचा था, और तब खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया था और सूरत हाल बहुत खराब बल्कि इंतहाई संगीन हो गई थी। लेकिन फिर अल्लाह ताला की करम नवाजी हुई कि बतदरीज पानी का बहाव कम होता गया और अब ये कम होकर तकरीबन 2,61,000 क्यूसेक तक तो आ गया है। लेकिन अभी तक ये जो पानी की मेजरमेंट है ये ऊंचे दर्जे के सैलाब को जाहिर कर रही है। मतलब ये कि सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबिल इत्मीनान नहीं है। और अब ऐसे में भारतीय हुकाम की तरफ से जो इत्तला दी गई है तो अब जब वो पानी पहुंचेगा तो ऑब्वियसली एक मरतबा फिर यहाँ पर पानी के भाव में इजाफे का इम्कान है। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि जब भारतीय हुकाम की तरफ से पाकिस्तान को इत्तला दी जाती है तो मुकम्मल मालूमात फराहम नहीं की जाती कि किस जगह से कितने हजार या कितने क्यूसेक पानी का रेला छोड़ा गया है, कब तक पाकिस्तान पहुंचेगा। सिर्फ इतना बताया जाता है कि इस वक्त भारतीय दूध में फलां दरिया में पानी की ये सूरत हाल है। ये मेजरमेंट नहीं फराहम की गई पाकिस्तानी हुकाम को कि वो सैलाबी रेला कितनी मिकदार का है, 1000 क्यूसेक का है, लाख क्यूसेक का है, कितनी मिकदार का है। तो अब ये बस कुछ अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि किस मिकदार का ये पानी हो सकता है, कब तक पाकिस्तान पहुंचेगा
اور یہاں پر ایک مرتبہ پھر کیا صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. بیسک ناظرین PDM کی طرف سے بھی ایک نیا الرٹ جاری کیا گیا ہے اور یہاں کی جو آبادیاں ہیں ان کو پھر متنبع کیا گیا ہے کہ وہ محتاط رہیں کیونکہ پانی کے بہاؤ میں ایک مرتبہ پھر کافی زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے. جی سہیل کیسر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ. سیلاب سے پنجاب کے بہت سے علاقے زیر آب آئے، ماحولیات میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس لیے کام کرنا ہوگا. ڈیمز کو بروقت تعمیر کیا جائے. زراعت کا شعبہ زبوں حالی کا شکار ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی چونگ میں میڈیا سے گفتگو. مزید کہا کہ جماعت اسلامی سیلاب متاثرین کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے. الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے کیمپس قائم کیے گئے ہیں. اس وقت پورے پاکستان میں جو سیلابی صورتحال ہے، خاص طور پر پنجاب کے بہت سارے علاقے زیر آب آ گئے ہیں، تو اس میں حکومت کی طرف سے یقیناً بہت سارے دعوے کیے جا رہے ہیں، باتیں کی جا رہی ہیں، اور جو ہم دیکھتے ہیں ریسکیو کی ٹیموں کو، وہ بیچارے نوجوان کام کر رہے ہیں، ان کے آفیسرز بھی کام کر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک کوارڈینیشن بھی بنی ہوئی ہے، اور خاص طور پر الخدمت فاؤنڈیشن سے تمام محکمے کمفرٹیبل ہوتے ہیں کام کرتے ہوئے. لیکن بحثیت مجموعی جب کوئی اس نوعیت کی چیز ہو تو جو حکومت کا رول ہونا چاہیے وہ رول کسی بھی آفت کے آنے کے بعد نہیں ہونا چاہیے. اس کی پریونشن بہت ضروری ہوتی ہے، پہلے سے تحفظ کرنا، احتیاطی تدابیر کا اختیار کرنا. پہاڑوں سے لے کر میدانوں تک ہمیں اس کا فقدان نظر آتا ہے، اور آج سیلابی صورتحال ہے، لوگ ڈوب رہے ہیں، پریشان ہیں. تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ وزٹ بھی ہو رہے ہیں، وزیر اعلیٰ کے، وزیر اعظم کی ہدایات بھی آ رہی ہیں، اور ہر محکمے سے کہا جا رہا ہے آپ آج سے کام شروع کر دیں. لیکن اللہ خیر کرے گا، جب یہ نمٹ جائے گا تو اس کے بعد کوئی پوچھے گا بھی نہیں، اور پھر اگلے سال ہم اسی صورتحال کا سامنا کریں گے. تو یہ جو گورننس کے ایشو ہیں اور کسی بھی چیز کو سنجیدگی سے لینے کا معاملہ ہے، اس میں حکومت لیگ کرتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جس میں انوائرمنٹ میں جو چینجز آ رہی ہیں اس کا بھی نوٹس لیں. 2017 سے لے کر اب تک جو ارلی وارننگ سسٹم کے لیے اکوپمنٹ ملنے تھے اور مل رہے تھے، اور بین الاقوامی اداروں کا تعاون بھی تھا، اس میں گورنمنٹ نے کام نہیں کیا، جس کے نتیجے میں بڑے بڑے واقعات آپ نے ہلی ایریاز میں دیکھے ہوئے. اگر یہ ارلی وارننگ سسٹم ہوتا تو انسانی جانیں بچ جاتی. سرکاری اسکولوں میں نئی کمپیوٹر لیبز قائم کرنے کا فیصلہ. صوبہ بھر کے سرکاری اسکولوں میں 3000 جدید لیبز بنائی جائیں گی. 2008 کے بعد سرکاری اسکولوں میں پہلی بار کمپیوٹر لیبز اپ گریڈ ہوں گی. اسکول مینجمنٹ کونسل کے ذریعے نئی کمپیوٹر لیبز کی خریداری کا فیصلہ کیا گیا. اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں عاطف پرویز سے. جی عاطف، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، جو اسکول ایجوکیشن کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو اسکولوں میں لیبس ہیں ان کو اپ گریڈ کیا جائے گا. 2008 کے بعد یہ نئی لیبس بننے جا رہی ہیں. 3000 اسکولوں میں یہ لیبس بنیں گی، اور پہلی بار یہ محکمہ جو ہے SNGID کے جو ہے CNW کے بجائے اب اسکول مینجمنٹ کونسل کے ذریعے سے لیبس کو بنایا جائے گا. 3000 لیبس بنائی جائیں گی، اور اس حوالے سے چیئرمین ٹاسک فورس برائے ایجوکیشن پنجاب مزمل محمود کا کہنا ہے کہ اگر CNW سے بنوائی جاتی تو یہ 800 لیب بننے تھے، اور انہی پیسوں میں یہ اسکول مینجمنٹ کونسل جو ہے 3000 لیبس بنائیں گی. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے جو مالی مدد سے یہ لیبس بنائی جا رہی ہیں. 2 سال کے عرصے میں یہ لیبس کو مکمل کیا جائے گا. مذکورہ لیب میں گوگل لیب کے ساتھ سیم لیب بھی شامل ہوں گی، اور پہلی گوگل لیب جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس کا افتتاح کر دیا گیا ہے، اور لیب ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے بنائی جا رہی ہے، اور یہ 3000 تک اسکولوں میں بنائی جائیں گی. جی عاطف پرویز اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ. قومی کرکٹر عثمان شنواری کا انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان. عثمان شنواری نے 17 ون ڈے، 16 T20 اور 1 ٹیسٹ میچ میں پاکستان کی نمائندگی کی. فاسٹ بولر عثمان شنواری نے ون ڈے میں 34 اور T20 میں 13 وکٹیں حاصل کی. مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد اسامہ سے. اسامہ اپڈیٹ کیجیے گا. قومی کرکٹر عثمان شنواری نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے. انہوں نے اپنے پیغام میں فینس، PCB اور شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر رہے ہیں. اس حوالے سے عثمان خان شنواری نے 17 ون ڈے اور 16 T20 پاکستان کی نمائندگی کی ہے. وہ پاکستان ٹیم کا حصہ رہے تھے، اور 1 ٹیسٹ میچ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی نمائندگی انہوں نے کی ہوئی ہے، اور باقاعدہ طور پر انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. گزشتہ کئی سالوں سے وہ قومی ٹیم کے ساتھ نہیں تھے،
اور لیگز وغیرہ میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن انٹرنیشنل کرکٹ سے گلوبل ولیج ارینا واک اینڈ شاپ سینٹر پروجیکٹ CBD پنجاب نے LDA سے معاہدے پر عمل نہ کیا۔ لاہور گلوبل ولیج کی لیز شیئرنگ ڈیل 72% LDA 28% CBD پنجاب کی تھی۔ 1 سال 8 ماہ گزر گئے، CBD پنجاب نے LDA کو کوئی ادائیگی نہیں کی۔ LDA کا شیئر 1 روپیہ بھی موصول نہ ہوا، معاملہ سنگین مالی تعطل کا شکار۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین، بتائیے گا۔ گلوبل ولیج ارینا واک اینڈ شاپ سینٹر پروجیکٹ ہے۔ CBD پنجاب نے LDA کے ساتھ ہونے والے معاہدے پر عمل نہ کیا۔ لاہور گلوبل ولیج کی جب لیز ایگریمنٹ ہوا تو شیئرنگ ڈیل میں 72% LDA کا شیئر تھا اور 28% CBD پنجاب کا تھا۔ 1 سال 8 ماہ گزر گئے، CBD پنجاب نے LDA کو کوئی ادائیگی نہیں کی، جبکہ گزشتہ مالی سال کے 15 کروڑ روپے بھی CBD پنجاب نے LDA کو جمع نہ کروائے۔ اس طرح LDA کا شیئر 1 روپیہ بھی موصول نہ ہوا اور یہ معاملہ سنگین مالی تعطل کا شکار ہو چکا ہے۔ جوہر ٹاؤن میاں پلازا کے عقب میں قائم لاہور گلوبل ولیج CBD پنجاب کو سونپا گیا تھا اور لاہور گلوبل ولیج کو نجی کمپنی کے سپرد لیز پر دیا گیا۔ فروری 2024 کے افتتاح کے بعد اتھارٹی اور کانٹریکٹر اس گلوبل ولیج کو فعال نہ کر سکے اور گزشتہ 1.5 برس سے یہاں کمرشل سرگرمیوں کا بھی باقاعدہ آغاز نہ ہو سکا۔ چند پلازوں کو کھول کر سافٹ لانچ کیا گیا تھا، لیکن اس سافٹ لانچ کے بعد لاہور گلوبل ولیج کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا، جبکہ اس سافٹ لانچ میں کھلنے والی دکانوں کو بھی دوبارہ بند کر دیا گیا۔ اس وقت جوہر ٹاؤن گلوبل ولیج کے اندر تمام پلازے بند پڑے ہیں۔ اربوں روپے مالیت سے بننے والے منصوبے میں ہو کا عالم ہے۔ کمرشل سرگرمیوں کا ہب بننے والا یہ سینٹر شہر خاموشہ کا منظر پیش کر رہا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ کی خوشنودی کے لیے جلد بازی میں سافٹ لانچنگ کی گئی، لیکن باضابطہ آپریشنلائزیشن نہ ہونے سے سرمایہ کار اور شہری شدید کنفیوژن کا شکار ہیں، جبکہ CBD پنجاب اور کانٹریکٹر کے مابین عمل درآمد کی رفتار سوالیہ نشان ہے۔ اس کے علاوہ LDA اور CBD کے مالی شیئر پر عمل درآمد نہ ہونے سے ریونیو بھی متاثر ہو رہا ہے۔ سائٹ مینجمنٹ اور مارکیٹنگ پلان بھی سامنے نہ آ سکا۔ حوالگی اور لیز کے باوجود تجارتی یونٹس ابھی تک غیر فعال ہیں۔ زین العابدین اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ اب آپ کو بتائیں کہ گورنمنٹ مسلم ہائی اسکول نمبر 2 سول لائنز کی 4 روز سے بجلی بند۔ طلباء اور اساتذہ گرمی اور ہب سے پریشان۔ اساتذہ کے مطابق لیسکو بھاٹی سب ڈویژن کو بار بار شکایت کی مگر سنوائی نہ ہوئی۔ لیسکو ٹیم خراب ٹرانسفارمر کی مرمت نہیں کر رہی۔ طلباء اور اساتذہ کا لیسکو کے خلاف کل احتجاج کرنے کا اعلان۔ عاطف پرویز سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ عاطف، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، یہ لیسکو کی مبینہ غفلت ہے جس کی وجہ سے گورنمنٹ مسلم ہائی اسکول نمبر 2 میں 4 روز سے بجلی بند ہے۔ بجلی بند ہونے سے طلباء اور اساتذہ کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ہبس اور شدید گرمی میں جو کلاس روم میں پڑھائی کرنا طلباء کے لیے مشکل ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے اساتذہ کا کہنا ہے کہ لیسکو بھاٹی سب ڈویژن بار بار شکایات کے بعد بھی سر سے مس نہیں ہو رہے۔ ایکسین اور SCO بھاٹی سب ڈویژن کو بار بار اس حوالے سے شکایات کی گئی، لیکن جو ہے وہ ازالہ نہیں کیا جا رہا۔ اطلاع کے مطابق ٹرانسفر خراب ہے، لیکن لیسکو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ طلباء اور اساتذہ کا کہنا ہے کہ لیسکو کے رویے کے خلاف کل احتجاج کریں گے۔ لائٹ نہ ہونے سے طلباء جو ہے ان کو گرمی کی اور اس کے ساتھ ساتھ لائٹ نہ ہونے سے پانی کی دستیابی جو ہے وہ بھی نہیں ہو رہی، اور اساتذہ اور طلباء کا کہنا ہے کہ کل تک یہ ٹرانسفارمر آج یہ ٹھیک نہ ہوا تو کل پھر احتجاج کیا جائے گا۔ جی عاطف پرویز ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ پاکستان میں ذیابیطس اور موٹاپے کے شکار بچوں میں خطرناک حد تک اضافہ۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 40% بچے زیادہ وزن کا شکار ہیں۔ پنجاب میں اسکول جانے والے 16% یعنی کہ 1 کروڑ بچے موٹاپے کا شکار ہیں۔ اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں محمد بلال سے۔ جی بلال، بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت پاکستان میں ذیابیطس اور موٹاپے کا شکار جو بچے ہیں ان میں خطرناک حد تک جو اضافہ ہے یہ جاری ہے، اور ایک رپورٹ کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر 4 میں سے جو ایک بچہ ہے وہ اس وقت موٹاپے کا شکار ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا یہ فگرز کتنے ہیں، اور دوسرا اس کا ریمڈی یا اس کو ہم کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں، کیا احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے؟ آج انفارچونیٹلی پاکستان میں موٹاپا بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور ہم جو چوتھا بچہ پیدا ہوئے گا نا وہ 20 ہوئے گا، اور یہ 2050 میں دوسرے تیسرے پہ آ جائے گا۔
आपको पता है कि जो हमारी पॉपुलेशन है 2000 के अंदर तकरीबन 8 मिलियन थी जो मोटापे का शिकार, और 2025 आज के दौर में 34 मिलियन है, और 2050 में तकरीबन ये 50-70 मिलियन हो जानी है। तो इसमें हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। माँ बाप कहते हैं बच्चा बड़ा गुपलू हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है, ये नहीं पता कि अंडरलाइंग उसको क्या उसको दे रहे हैं, इतना ज़्यादा मीठा देते हैं, आपकी एक्सरसाइज ना होने के बराबर है। तो ऐसे तमाम बच्चे जिनको ये डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के, अगर इनका लाइफस्टाइल ऐसा हो तो हम उन्हें कहते हैं यार अपना लाइफस्टाइल बेहतर करो, उनको अच्छी डाइट दो। अगर ये नहीं ठीक होते तो इनके लिए बैराटिक सर्जरी सबसे बेहतर है। बच्चों के अंदर जो डायबिटीज़ बढ़ रही है टाइप 1 टाइप 2, इसकी एक्चुअली रीज़न क्या है? इसको डायबिटीज़ को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इस रीज़न बताइएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है जो डायबिटीज़ तो जेनेटिक है ना, टाइप 1 तो आपकी जीन्स में आती है, आपकी एथनिक ग्रुप होती है, वो तो ख़त्म नहीं होती, आपको सारी उम्र उसमें इंसुलिन लेना पड़ती है। जो टाइप 2 है, आजकल इसको जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं, 18 साल में भी लोगों को ये अर्ली ऑनसेट डायबिटीज़ यानी होती टाइप 2 है लेकिन यंगस्टर्स में होती है। इसमें यही है कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। जी बिल्कुल, जिस तरह कि आपने सुना कि इस वक्त मोटापा और डायबिटीज़ बच्चों में बहुत तेज़ी से फैल रही है, तो इस हवाले से जो तिबी माहिरीन हैं इनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि सबसे पहले जो एहतियाती तदाबीर है उसको अपनाने की ज़रूरत है, जिसमें जो छोटे बच्चे से लेके जो नौजवान हैं, जो बालिग अफराद हैं, उनको भी अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करने की ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा मीठा और सेडेंटरी लाइफस्टाइल से परहेज़ करने की ज़रूरत है ताकि एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए मोटापे को और डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सके। जी, मोहम्मद बिलाल अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। हम आपको बताएं कि सियालकोट में कत्ल होने वाले श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर का केस सजाए मौत और उम्र कैद की सजा पाने वाले 15 मुजरिमों की सजाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत न हो सकी। 2 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी की अदम दस्तयाबी के बायस केस को रीशेड्यूल कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, 3 दिसंबर 2021 को सियालकोट में वाक़े एक फैक्ट्री में श्रीलंकन शहरी प्रियंथा कुमारा को तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर बेदर्दी से कत्ल किया गया था, और उस वाक़े के बाद ट्रायल कोर्ट ने इस मामले पर ट्रायल मुकम्मल किया और मजमूई तौर पर 89 जो मुल्ज़मान थे उनको सज़ाएँ सुनाई गईं, जिसमें से 6 मुल्ज़मान को सज़ाए मौत और जो बाकी मुल्ज़मान थे उनके साथ साथ जो दीगर जो मुल्ज़मान थे 9 मुल्ज़मान उनको उम्र कैद की सज़ा का हुक्म सुनाया गया था। और इस हवाले से जो बाकी मुल्ज़मान थे उनको 2-2 साल की कैद की सज़ाएँ सुनाई गई, जिन्होंने अपनी अपनी सज़ा मुकम्मल की और वो रिहा हो गए। तो अब मजमूई तौर पर 15 मुल्ज़मान जिनको सज़ाए मौत और उम्र कैद की सज़ाएँ सुनाई गई थी, उनकी अपीलों को लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था। जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद बाजवा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने आज समाअत करनी थी, लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी जो कि 2 रुकनी बेंच के सरबराह हैं, उनकी अदम दस्तयाबी के बायस इन अपीलों पर समाअत नहीं हो सकी, जिसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस ने इन तमाम अपीलों पर मजीद कार्रवाई को रीशेड्यूल कर दिया है। यानी अब रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से दोबारा इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। तो ये 3 दिसंबर 2021 का ये वाक़या है। मजमूई तौर पर 6 मुल्ज़मान को सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया गया और 9 मुल्ज़मान को 2-2 मरतबा उम्र कैद की सज़ा का हुक्म सुनाया गया, जिसके बाद इन तमाम मुल्ज़मान ने यानी 15 मुल्ज़मान ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपीलें दायर की। तो आज जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी की अदम दस्तयाबी के बायस इन अपीलों पर समाअत नहीं हो सकी। जी, मोहम्मद इशफाक हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अगर शौहर हक महर अदा न करे तो क्या बीवी के इंतकाल के बाद हक महर मुआफ हो जाएगा? गुलबर्ग के मोहम्मद असलम ने दामाद के खिलाफ हक महर की अदायगी के लिए सिविल कोर्ट में दावा दायर कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि दामाद ने बेटी को हक महर अदा नहीं किया, मेरी मरहूमा बेटी का हक महर दिलवाया जाए। इस्तदा की गई है। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि अगर शौहर हक महर अदा न करे तो क्या बीवी के इंतकाल के बाद हक महर मुआफ हो जाएगा? गुलबर्ग के मोहम्मद असलम ने दामाद के खिलाफ हक महर की अदायगी के लिए सिविल कोर्ट में दावा दायर कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि दामाद ने बेटी को हक महर अदा नहीं किया, मेरी मरहूमा बेटी का हक महर दिलवाया जाए। डीसी लाहौर सैयद मूसा रज़ा की ज़ेर क़यादत इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन जारी। एसीज पैरा और मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन के रेगुलेशन विंग की मुश्तरका कार्रवाइयाँ। तजावुज़ात के खिलाफ बड़े ऑपरेशन में 707 तजावुज़ात का सामान जब्त। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन ने 7,875 गैर कानूनी बैनर्स और फ्लेक्सिस हटा दिए।
अहम खबर है, आपको आगाह करें कि डीसी लाहौर सैयद मूसा रज़ा की ज़ेर क़यादत इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन जारी। एसीज, पैरा और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के रेगुलेशन विंग की मुश्तरका कार्रवाइयाँ की गईं। तजावुज़ात के खिलाफ बड़े ऑपरेशन में 707 तजावुज़ात का सामान जब्त किया गया। एशियन क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग आज से शुरू होगी। एशिया कप 2025 का बाकायदा आगाज आज यूएई में होगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 14 सितंबर को खेला जाएगा। एशिया कप के लिए 8 टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। पाकिस्तान, भारत, ओमान और हांगकांग एक ग्रुप में शामिल। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका और मेज़बान यूएई दूसरे ग्रुप में शामिल हैं। आज पहले मैच में अफगानिस्तान और हांगकांग की टीमें दोपहर 2:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान 12 सितंबर से ओमान के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेगा। इवेंट का फाइनल 29 सितंबर को दुबई क्रिकेट